गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और सब्जेक्ट का नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और आप सभी लोग जानते हो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या है, और उसके बाद में आज जो नई नई वैकेंसी आ रही है उसमें उसकी क्वेश्चन का वेटेज क्या है। तो जो नया टॉपिक और नया सब्जेक्ट बोले या नया चैप्टर बोले, हम बोले तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो आपको एक चीज पहले ही समझनी पड़ेगी कि ये जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपने जो पढ़ी है अपनी एकेडमिक में, अब कुछ चीजें मैं आपको पहले स्टार्ट करने से पहले समझा देता हूं। एक है एकेडमिक, एक है कंपटीशन की स्टडी, दोनों में बहुत फर्क है। मैं आपको यही समझाने जा रहा हूं। पहली बात, आप लोग आंखें खोल के सुन लेना। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। कि आपने जो भी कम्युनिटी में पढ़ा, आपने बीएससी नर्सिंग में पढ़ा होगा, जीएनएम में पढ़ा होगा, या किसी ने एमएससी नर्सिंग कर रखा है तो वहां पढ़ा होगा, वहां का और यहाँ का थोड़ा डिफरेंस है, उसको समझना पड़ेगा आपको। आपने जो भी वहां पर पढ़ा है उसका और हमारे कंपटीशन की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस माना गया है। वो डिफरेंस क्या है? वहां पर हमें अलग टाइप से लिखना होता था, अलग टाइप से पढ़ना होता था। बट यहां पर मामला कुछ और है। जैसे कि एक बात बताएं आपको, जब आप एकेडमिक में पढ़ा करते थे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, वहां 5 या 10 क्वेश्चन आते थे पेपर में। कितने आते थे? 5 या 10। अब सुनना मेरी बात, 5, 7, 8, 9 या 10 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता था? 15 नंबर का होता था। अब चीजों को समझने की कोशिश करें कि डिफरेंस क्या है। वहां पे क्वेश्चन आता था, डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन कम्युनिटी। ये 2 नंबर, ये 5 नंबर, ये 8 नंबर। टोटल कितने नंबर हुए? 15। लेकिन अब सुनो बात, इन पूरा सवाल कितने नंबर का? 15 नंबर का। कितने पेज भरने? 3, 4, 5। इनमें से एक भी सवाल कम्युनिटी का आपके कंपटीशन में नहीं आएगा। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपकी कम्युनिटी में नहीं आएगा। तो ये क्या डिफरेंस है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों देखने को मिलता है? यही हमें समझना है कि हम जो जो एकेडमिक में पढ़ते थे उसका थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे कंपटीशन में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक आप सुनते आ रहे हो कि कम्युनिटी सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है। आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हो, जब से आप बीएससी कर रहे थे, जब से आप जीएनएम कर रहे थे, जब से आप पढ़ने लगे थे। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि यह बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि जो कम्युनिटी में जो घटनाएं घटती है, कम्युनिटी में जो भी इंसिडेंट होते हैं, उस इंसिडेंट के बारे में हम लोग कम्युनिटी में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी बात, इसमें आपको लंबा लंबा बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इतना छोटा छोटा पढ़ सकते हो, बिल्कुल छोटा छोटा, एकदम एकदम आपको एक एक लाइन में पढ़ना पड़ेगा। आपको 15 पेज, 15 लाइनें, 10 लाइनें, 20 लाइनें, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो कम्युनिटी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत सारे लोगों की चॉइस नहीं होती है, उनको पढ़ना पड़ता है। बट क्या करें, जब से ये एक सीएचओ की वैकेंसी आनी शुरू हुई है, या उससे पहले अगर बात करें कंपटीशन के पेपर में इसका वेटेज की बात करें, तो थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है। तो हम उसी को लेके चलेंगे। तो मैं पहले ही बता दूं, आपको लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लंबी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। आपको एकदम सिंपल चलना है, आपको एकदम बेसिक चलना है, और आपको समझ के चलना है। और मैं इतना कह सकता हूं कि आज तक आपने कम्युनिटी पढ़ते हुए जो नहीं पढ़ा है वो अब पढ़ोगे। आपने कम्युनिटी पढ़ रखी है, मुझे पता है, आपने सेकंड ईयर या फोर्थ ईयर में भी 2 बार पढ़ी होगी, लेकिन आपने आज तक जो नहीं पढ़ा है वो अब पढ़ेंगे। तब आपको लगेगा एक्चुअल में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कंपटीशन में कैसी होती है। तो हम उसके बारे में छोटी सी बात कर लें कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है।
एक दो लाइन में बात करेंगे और मैं आपको एक एक लाइन, देखो मेरी क्लास में एक सीधा सा एक तो रूल है। पहला रूल यही है, हर एक स्टूडेंट के पास में हाइलाइटर होना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं, हर एक स्टूडेंट के पास में हाइलाइटर होना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाते हुए आपको कई बार बोलूंगा कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस लाइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस लाइन का इंपॉर्टेंस है तो क्या है, अगर इंपॉर्टेंस नहीं है तो क्यों नहीं है, इस लाइन का एकेडमिक में इंपॉर्टेंस था यहां पर नहीं है, इसके पीछे बेसिक वजह क्या है। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर क्या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एम्स में सवाल नहीं आते? तो मैं आपको बता दूं, आपने नॉर्सेट 22 का पेपर दिया होगा, और अगर दिया होगा तो आपने देखा होगा एक पेपर में कम्युनिटी के 20 से 25 सवाल थे और एक पेपर में 35 से 40 सवाल थे। अगर आपने दिया है तो आपको याद है, अगर नहीं दिया है तो नहीं याद है। तो ये चीजें भूल जाओगे, क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, पूरी नर्सिंग में से आते हैं। कभी किसी एक सिस्टम को थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं, कभी दूसरे को ज्यादा दे देते हैं। वो हम जब पेपर करेंगे तब पढ़ेंगे, जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, आप लोग ये मान के चलो कि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आप लोगों के माइंड में ये मेंटेलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, जब आप किसी के बारे में पॉजिटिव वाइब्स रखते हो तो ही उससे अच्छा रिगेन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आपके माइंड में पहले से एक फितूर बैठा हुआ है, एक शैतान बैठा हुआ है कि कम्युनिटी इज ए बोरिंग सब्जेक्ट, इसको बाहर निकाल फेंकना पड़ेगा, इसको पढ़ने से पहले बाहर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपके माइंड में ये रोजाना चीजें आएगी। जब तक मैं आपको कम से कम 80-90 घंटे में कम्युनिटी पढ़ाऊंगा, रोजाना ये चीज आएगी, इज बोरिंग इज बोरिंग इज, नहीं, कम्युनिटी बोरिंग है ही नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है कि आप सोचोगे माय गॉड ये कम्युनिटी वहां क्यों नहीं पढ़ी हमने, एकेडमिक में ऐसी कम्युनिटी क्यों नहीं थी, ऐसा अब क्या है। यही तो बात है, यही तो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आप सभी लोग प्रिपेयर रहे। जब मैं बोलूं ये चीज इंपॉर्टेंट है तो समझना है कि जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जहां बोल दूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब समझ जाना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस लाइन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, एक पेज में 4 लाइनें इंपॉर्टेंट होती है लेकिन हमें पढ़ाना पूरा पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी वाले एग्जाम में नहीं आएंगे, ये कंफर्म है, आएगी वो 4 लाइनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, बट उन 4 में से एक क्वेश्चन आएगा। बट होता क्या है, होता ये है कि उन 4 लाइनों को समझने के लिए बाकी वालों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आते, ठीक है ना। तो आपको वो चीजें भी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो कई बार हम लोग ऊपर नीचे ऐसे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार जब पर स्टडी स्टार्ट करते तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कौन सी चीजों को ज्यादा वेटेज देना है, किसको अवॉइड करना है, हम प्रायोरिटी को मिस कर जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आप यहाँ से खड़े होके हम जो भी चीजें बताएंगे आप उसको फॉलो करेंगे। जो जो लोग बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे उन लोगों के लिए कोई भी चीज घबराने की, रिग्रेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में वो 100% जॉब को तो पा ही लेंगे, कोई डाउट ही नहीं है, इसमें सोचने की बात नहीं है, कंफ्यूजन है नहीं। तो पहला ही सवाल, पहला ही टॉपिक, पहली बात, कम्युनिटी क्या है। अब देखो, जहां से हम शुरू करते हैं वहीं से स्टार्ट करते हुए बताता हूं आपको। एक होता है कम्युनिटी और एक होता है सोसाइटी। एक क्या होता है, सोसाइटी। अब इस दोनों में फर्क क्या है, पहले तो बात इतना समझना पड़ेगा हमें। आप जो सोशियोलॉजी पढ़ते हो और एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हो, क्या दोनों में डिफरेंस है क्या? क्या आपको लगता है कुछ डिफरेंस है दोनों में? अगर है कि नहीं है, अगर है तो क्या है, या सेम ही है? सेम नहीं है। कम्युनिटी और सोसाइटी दोनों अलग अलग है। लोग दोनों में ही रहते हैं। मान लो ये कोई एरिया है, ये न्यू दिल्ली है, ये न्यू दिल्ली का कोई एक एरिया है, मान लो कोई एरिया, कौन सा माने आप, जो भी मानना चाहो,
एक एरिया है और ये एक एरिया और है। इस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वो भी तो पर्सन है, इस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वो भी तो पर्सन है, बट लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? किन को हम कम्युनिटी बोलेंगे, किन को हम सोसाइटी बोलेंगे? कुछ तो फर्क होगा। क्या डिफरेंस है? आप क्या समझते हो कि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है, कम्युनिटी में पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो लोग रहते हैं वो लोग किसी अलग कास्ट के हो सकते हैं, अलग क्रीड के हो सकते हैं, अलग कस्टम के हो सकते हैं, मेल ज्यादा हो सकते हैं, फीमेल ज्यादा हो सकते हैं, उनका आपस में ब्लड रिलेशन नहीं हो सकता है, वो रिलेटिव नहीं हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों के ग्रुप को कम्युनिटी बोला गया है। The people living in particular geographical area, that's called is community. But किसी भी एक जियोग्राफिकल एरिया में सोशली इंटरेस्टेड, सोशली कनेक्टेड, कनेक्टेड थ्रू ए सोशल बॉन्ड बाय द ब्लड रिलेशन और आइदर और कोई अदर रिलेशन, कुछ भी हो सकता है, किसी भी रिलेशन के द्वारा बंधे हुए लोग जो सोसाइटी में कस्टम और क्रीड को फॉलो करते हैं, सोसाइटी के रूल को फॉलो करते हैं, आपस में कोई रिलेटिव होते हैं, उसको सोसाइटी बोला गया है। तो क्या डिफरेंस हुआ? पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों के ग्रुप को कम्युनिटी बोला गया है। आपने एक नाम सुना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा? सुना क्या? ये नाम सुना क्या आपने? सुना है ना? ये कॉलोनी है पूरी, कभी तो यहाँ मेहता राव रहते हैं, या जेठालाल जी रहते हैं, या बबीता जी रहते हैं, या कोई और रहता है, या कोई और जूस वाला रहता है, चारों तरफ कोई न कोई डॉक्टर हाथी रहता है, कोई न कोई रहता है। क्या वो सभी आपस में ब्लड रिलेटिव है? क्या वो आपस में ब्लड रिलेटिव है? क्या जेठालाल से बबीता का कोई रिश्ता है? नहीं है, नहीं है ना? क्या तारक मेहता जेठालाल का छोटा भाई है? नहीं है। तो ऐसा ये क्या है? ये कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है। नाम उसको सोसाइटी बोलते हैं, एक्चुअली ये क्या है? कम्युनिटी है। अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग सोसाइटी के लोग पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। समझ में आई बात? ये हो गई कम्युनिटी। अब देखो, ये एक कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, मेल फीमेल ओल्ड जेन जो भी रहते हैं, उन लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करना क्या कहलाता है? कम्युनिटी हेल्थ। क्या कहलाता है? कम्युनिटी हेल्थ। और उनको जो हेल्थ प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स। इनके लोगों की हेल्थ को बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ। इनको जो नर्स प्रोवाइड करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ इनका हेल्थ है। जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों को कम्युनिटी, उनकी हेल्थ को कम्युनिटी हेल्थ, और उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। व्हाट इज दिस? यू राइट इन हिंदी। अश्वती बोल रही है व्हाट इज तारक मेहता का उल्टा चश्मा? नथिंग मोर, इट इज ओनली सीरियल, इट इज ए टीवी सीरियल। Community. Community is a social group determined by a geographical boundaries and a common value and the interest. What is community health? The health status of member of community is a community health. What is community health nurse? What is community health nurse? Provide community health to the members of the community. That's called community health nurse. ये दोनों लाइनें लिख सकते हो आप? लिखो, जल्दी लिखो प्लीज, फास्ट। ये दोनों चीजें लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जो भी नोट्स लिखे हुए हैं उसको आप यहाँ कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो मैं लिखवा रहा हूँ आप रजिस्टर में लिखो, प्रगति ऐसा नहीं करना है। इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके हाथों में भी दर्द होगा। ऐसे टाइप कर करके आप थकते नहीं हो? आपको लगता नहीं मेरे हाथों में दर्द हो रहा है? इतना कैसे कमेंट, इतना टाइप कैसे कर लेते हो? मैंने ये नोट्स लिखा, इसको आप कॉपी में लिखिए प्लीज, रजिस्टर में लिखिए। नहीं लिखे तो बाद में लिखना, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ लिखने का, लेकिन कमेंट करने की क्या जरूरत है? ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसको नहीं लिखना है।
सेकंड। अब देखो, अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अपन स्टार्ट तो कर ही चुके हैं। अगर कर ही चुके हैं तो आपको समझना पड़ेगा। पहला सवाल, व्हाट इज दिस? एक बेसिक क्वेश्चन आता है, इस पिक्चर को क्या बोलेंगे? ये कौन सा इमेज है? ऐसे ही है, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, एक इमेज है। इमेज क्या होता है? एक आपने ऐसे एरो बनाया, एक ऐसे एरो बनाया, आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं। सुनो आप, कोई भी पर्सन, ये बीच वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं जीरो पॉइंट, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्वेश्चन क्या आ सकता है इससे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। पहली बात ये क्या है, आप बोलोगे ये हेल्थ, इलनेस, वेलनेस कंटिन्यूम मॉडल। मतलब क्या हुआ कि कम्युनिटी में रहने वाले लोगों का या तो बीमारी हो सकती है या वेलनेस हो सकता है। अगर दोनों के बीच में बैलेंस रखेंगे उसको बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। उनको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट क्या है? न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है कम्युनिटी में रहने वाले लोगों का ग्रुप। उस ग्रुप में या तो आप पॉजिटिव जा सकते हो या आप नेगेटिव जा सकते हो। अब इसका बेनिफिट क्या है? अगर मान लो कोई पर्सन है, जैसे आप हो, ये पर्सन है एक्स, ये पर्सन अगर अपने डिजीज के प्रति अवेयर रहेगा, हेल्थ एजुकेशन लेता रहेगा, ग्रोथ का ध्यान रखेगा, तो एक दिन ये बीमार नहीं होगा। इसका मतलब इसका वेलनेस गुड, हाई लेवल का वेलनेस पहुंच जाएगा। अगर कोई एक पर्सन है वाई, ये पर्सन ध्यान नहीं रखेगा तो उसको सिम्टम्स आएंगे, उसको साइन आएंगे, उसको डिसेबिलिटी होगी, वो हैंडीकैप होगा, वो बहुत ज्यादा वायरुलेंस स्टेज में चला जाएगा और एक दिन उसकी डेथ हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि ये एक मॉडल है जिसमें कम्युनिटी के लोगों का इधर से उधर की ओर जाना नेगेटिव कहलाता है, इधर से इधर की ओर जाना पॉजिटिव कहलाता है। नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए एक मॉडल दिया गया, उस मॉडल का नाम है इलनेस वेलनेस हेल्थ कंटिन्यूम मॉडल। आपको कुछ भी नहीं पूछेंगे इनमें से, इमेज को याद करना है। ये इमेज क्या है? इमेज का नाम है इलनेस वेलनेस कंटिन्यूम मॉडल। क्या नाम है? इलनेस वेलनेस कंटिन्यूम मॉडल। ये मॉडल एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है। इधर वालों को बोलते हैं नेगेटिव, इधर वालों को बोलते हैं पॉजिटिव। इधर वाले हैं लापरवाह लोग, इधर वाले हैं अच्छे वाले लोग। इधर वाले डिजीज का ध्यान नहीं रखते, इधर वाले हेल्थ एजुकेशन का ध्यान रखते हैं। इधर वालों को बीमारी होगी, इधर वालों को बीमारी नहीं होगी, और बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। बेसिक बात है, सिर्फ एक क्वेश्चन। आगे बढ़ू मैं? ये इतनी सी बात हो गई है। अब नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ, उससे पहले हेल्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। तो आप सभी एक दिमाग बताओ, हेल्थ की डेफिनेशन किस किस को पता है? कौन कौन है जिनको हेल्थ की डेफिनेशन पता है? कौन कौन है जिनको हेल्थ की डेफिनेशन पता नहीं है? ऐसा कोई है जिसको हेल्थ की डेफिनेशन पता नहीं है? देखो, आप लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आए हो, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ये पढ़ते आए हो ना? हेल्थ क्या है? किसी भी पर्सन का फिजिकली हेल्थी होना जरूरी है। सिर्फ फिजिकली हेल्थी होने का मतलब हेल्थ नहीं है, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, सोशल हेल्थ भी जरूरी है, स्पिरिचुअल वेलबींग भी जरूरी है। चारों तरीके से अगर पर्सन ओके तो हेल्थी माना जाएगा। सुनना, अगर किसी को कोई डिजीज नहीं है इसका मतलब वो फिजिकल हेल्थी है। डिजीज नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो फिजिकल हेल्थी है। तो क्या उसको हम हेल्थी बोलेंगे? नहीं, नहीं बोल सकते। हो सकता है वो मेंटल अनहेल्थी हो सकता है वो सोशल अनहेल्थी हो
हो सकता है वो स्पिरिचुअल अनहेल्दी हो। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन का फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग होना ही हेल्थ कहलाता है। सिर्फ कोई पर्सन विकलांग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। विकलांग जो लोग नहीं होते वो मन के विकलांग भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल विकलांग हो सकते हैं, सोशल विकलांग हो सकते हैं, फिजिकल विकलांग। कहने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ आपको फिजिकली कोई दिख रहा है पर्सन ठीक दूर से, आप बोल दोगे ये तो हेल्दी दिख रहा है। नहीं, हेल्थ की डेफिनेशन ये बोलती है किसी पर्सन का फिजिकली, मेंटली, सोशली। तो आप क्या समझते हो, इससे हमें क्या मतलब, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? इसके बारे में जब डिजीज पढ़ेंगे तो हेल्थ को पढ़ना जरूरी है, और कम्युनिटी में हम डिजीज पढ़ेंगे, इसीलिए हेल्थ को पढ़ना जरूरी है। तो देखो कॉन्सेप्ट, हेल्थ के कॉन्सेप्ट बनाने वालों ने बड़े सोच समझ के बनाए। एक पहले बनाया बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा बनाया इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तीसरा बनाया साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट, चौथे नंबर पे बनाया होलिस्टिक कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या है पांचों ही, अब ये बताओ, इसके बारे में बताओ मेरे को। हेल्थ के कॉन्सेप्ट बताए चार, क्या क्या बनाए? पहला बायोलॉजिकल। अब सुनना, यहां से एक सवाल आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट, क्या बोलोगे? हेल्थ के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं के अलावा, तो क्या बताओगे आप कि हेल्थ के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? तो आप क्या बोलोगे? हेल्थ का कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल है, इकोलॉजिकल है, साइकोसोशियल है, इस टाइप के कौन, हॉलिस्टिक है, ये चार कॉन्सेप्ट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको, कहाँ पढ़ने की जरूरत है? तो सुनो, हेल्थ के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। मैं समझा रहा हूं, समझना। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? क्या ये मेंटल हेल्थ के बारे में बोल रहा है? नहीं। क्या ये स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बोल रहा है? नहीं। क्या ये सोशल हेल्थ के बारे में बोल रहा है? नहीं। बायोलॉजी का मतलब है फिजिकल। अगर कोई पर्सन जिसको डिजीज नहीं है, अगर कोई पर्सन जिसकी बॉडी में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, अगर कोई पर्सन जिसको कोई पैथोजन नहीं है उसकी बॉडी में, एजेंट एंटर नहीं कर गया है, इसका मतलब उसका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ओके है। मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज। मैं मेंटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूं। बायोलॉजिकल मतलब हुआ द एब्सेंस ऑफ डिजीज। अब सुनना क्वेश्चन कैसे आएगा, द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, आप बोलोगे द एब्सेंस ऑफ डिजीज, एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एब्सेंस ऑफ एनी जर्म, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बायोलॉजी, बायो मतलब जीव, बायो मतलब वाइटल, आपकी बॉडी का जैविक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं हम लोग, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। और बायोलॉजी का मतलब डिजीज से रिलेटेड है, तो सीधा समझ गए। अब एक पर्सन था जिसका नाम था लुईस पास्चर। कौन था? लुईस पास्चर। अब लुईस पास्चर का अपनी माइक्रोबायोलॉजी में और पैथोलॉजी में और थोड़ा बहुत कम्युनिटी में बहुत ज्यादा रोल है, थोड़ा बहुत कम्युनिटी में, बाकी दोनों में बहुत ज्यादा रोल है। लुईस पास्चर एक पर्सन था, एक और आएगा आगे पैटन कोफर, एक आएगा एरिस्टोटल, तीन नाम, तीन अलग अलग तरह के पर्सन है। लुईस पास्चर ने क्या बताया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी। लुईस पास्चर ने एक बात बताई कि सुनो, एक बात बताता हूं आपको, कि इस दुनिया में जो भी बीमारी होती है किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, उसके लिए कोई न कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है। सिंगल कॉज थ्योरी किसने दिया था? लुईस पास्चर। एक किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारी होती है, ये थ्योरी किसने दी थी? लुईस पास्चर। जर्म थ्योरी किसने दिया था? लुईस पास्चर। द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुईस पास्चर। मतलब क्या हुआ, सिंगल कॉज थ्योरी किसने दिया था? सिंगल कॉज थ्योरी लुईस पास्चर ने दिया था। वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि डिजीज, तो ये याद रखना। अब दूसरा इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब देखो समझो, इकोलॉजी का मतलब होता है एनवायरमेंट। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है जी? इन्वायरमेंटल स्टडी, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। लॉजी का मीन्स स्टडी। अपन क्या पढ़ रहे हैं? हेल्थ। हेल्थ के क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्सेप्ट। किसी भी पर्सन का
इन्वायरमेंट के साथ में कैसा कनेक्शन है? अगर अच्छा कनेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ में, इसका मतलब इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इज गुड। किसी भी पर्सन का सराउंडेड इन्वायरमेंट के साथ में गुड कनेक्शन है, इसका मतलब उसका इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अच्छा है। इन्वायरमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एनिमल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो सबके साथ में उसका कैसा कनेक्शन है वो क्या बोलेंगे हम? इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? हेल्थ इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरमेंट। ह्यूमन बींग का एनवायरमेंट के साथ में कैसा हेल्दी कनेक्शन है या अनहेल्दी है? अगर हेल्दी है तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इज गुड। अगर डिजीज प्रेजेंट नहीं है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इज गुड। ये समझ में आया आपको दोनों? ये दोनों समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। आया ना समझ में? हो गया। नेक्स्ट, साइकोसोशियल। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दो नाम है इसमें, एक है साइको, एक है सोशियल। अब ये साइकोसोशियल क्या होता है? साइकोसोशियल का मतलब क्या है? एकदम सिंपल बात है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट प्लस सोशियल कॉन्सेप्ट। कोई भी पर्सन जो साइकोलॉजिकली और सोशियली अच्छे से कनेक्टेड है, उसका हेल्थ का कॉन्सेप्ट ओके माना जाता है। कैसे? आप समझो बात को। हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। देखो सुनो, एक बात समझो, आप चीजों को इजी वे में लेना सीखें। आप टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, अपनी भाषा में, अपनी ओन लैंग्वेज में, अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग में सीखना है। आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, एकदम समझ आए ऐसा पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि माय गॉड हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, नहीं, एकदम सिंपल, एकदम डाउन टू अर्थ ही पढ़ना अपने को। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? नर्सिंग की तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमें कोई ऊपर आरसी फारसी तो पढ़ना है नहीं फिलहाल। अच्छा, स्टूडेंट बोले सर थोड़ा साइड भी हो जाया करो। लो भाई, अपन साइड में हो गए। साइको सोशियल का मतलब क्या हुआ? अब मैं 4 वर्ड लिखता हूं, सोशियल, हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमी, पॉलिटी। 1 2 3 4 5, मैंने 5 पॉइंट लिखे। कितने पॉइंट लिखे अब समझना। पहला लाइन क्या लिखा? हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, एक मैं हूं या आप है, कोई भी पर्सन हो सकता है इस दुनिया में। क्या मेरी हेल्थ या आपकी हेल्थ? सबसे पहली बात, सोशल वैल्यू से चेंज नहीं हो सकती? हो सकती है। कैसे? अगर आपकी सोसाइटी में रेपुटेशन अच्छी है तो आप थोड़े हेल्थी होंगे, आपको स्ट्रेस कम होगा, आपको एंजाइटी कम होगा, आपको अच्छा फील आएगा, आपको मिलने में अच्छा लगेगा, आप सोशली आइसोलेटेड नहीं रहेंगे, आप लोगों के साथ में अच्छा आईपीआर क्रिएट करेंगे, आप लोगों से बात करना पसंद करेंगे, आपको छोटे मोटे इन्वायरमेंटल फैक्टर से स्ट्रेस नहीं आएगा, आप लोगों को समझेंगे, लोग आपको समझेंगे, आप लोगों से कुछ न कुछ कम्युनिकेट करेंगे तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, लोग आपसे बात करने के लिए आपका वेट करेंगे और आप इंतजार करवा के भी उनको खुश करेंगे। कहने का मतलब क्या है? मीनिंग ये है कि कोई भी बंदा सोसाइटी में जो रेपुटेड पर्सनैलिटी होता है, उसका दूसरों के कंपैरिजन में जो सोशली आइसोलेटेड होते हैं, जो सोशली विड्रॉल होते हैं, जिनका सोसाइटी में कोई अच्छा बोलचाल नहीं होती है, जिनका सोसाइटी से विड्रॉल पैटर्न चलता है, जो लोग आइसोलेटेड रहते हैं, उनके कंपैरिजन में वो हेल्दी होते हैं। आप मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? आप मानते हो कि नहीं मानते हो? आप मानते हो। तो सोशल फैक्टर आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
अगर ऐसा मानते हो तो आपने देखा होगा सोसाइटी में जिन लोगों का सोशल नॉर्म अच्छा होता है, सोशल रूल को फॉलो करते हैं, सोशली दूसरों के साथ में ज्यादा इंटरेक्टिव रहते हैं, वो जो सोशली आइसोलेटेड पर्सन होते हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड रहते हैं, ज्यादा टॉकेटिव रहते हैं, ज्यादा कॉम्प्रहेंसिबल रहते हैं और लोगों को समझने और समझाने वाले रहते हैं। ऐसा होता है, तो इस बात आप समझ चुके हो। दूसरा साइकोलॉजिकल, एक पर्सन है, चाहे मैं हूं, मेरे को डिप्रेशन है, मेरे को मेनिया है, मेरे को सिजोफ्रेनिया है, मेरे को ओसीडी है, मेरे को फोबिया है, मेरे को सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, अगर कोई भी मेरे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, कोई एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी प्रकार का टेंशन है, मैं मेंटल अनहेल्थी हूं, तो मेरा हेल्थ जो बंदा सही है उसके कंपैरिजन में कैसा रहेगा, आप क्या मानते हो? तो आपको यह चीज पता है कि साइकोलॉजिकली स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, तो फिजिकल हेल्थ जितना जरूरी है उतना का उतना मेंटल हेल्थ जरूरी है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो बंदा चाहे वो एक्सोजेनस डिप्रेशन से सफर कर रहा है, चाहे वो एंडोजेनस डिप्रेशन से सफर कर रहा है, अगर वो बंदा किसी प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो नो डाउट उसकी लाइफ में मोटिवेशन नहीं रहेगा, उसको एनी टाइम एनेडोनिया और अफेथी की फीलिंग रहेगी, वो एलोगिक फील करेगा, उसको एवोल्यूशन रहेगा, उसको कोई मोटिवेशन, किसी भी प्रकार की इंसाइट नहीं, किसी भी प्रकार का लाइफ में कुछ करने की, कुछ सीखने की, कुछ क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी उसको। और जो मेंटल अनहेल्थी होता है पर्सन, वो आगे जाके कोई न कोई बीमारी कॉज करवा ही देता है। तो ये बात समझ में आ गई, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है। आप बात मानते हो कि मेंटल हेल्थी पर्सन कौन होता है? इस दुनिया में 50 से 60% लोग मेंटल अनहेल्थी है। आप इस चीज को मानते हो? मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है डिप्रेशन, वो भी एक्सोजेनस डिप्रेशन, जो मोस्ट कॉमन डिप्रेशन जिसको बोलते हैं माइनर डिप्रेशन, एकदम माइनर वाला, हल्का पलका छोटी मोटी डिप्रेशन को कॉमन कोल्ड ऑफ साइकेट्रिक बोला गया है। तो साइकोलॉजिकली पूरा 100% हेल्दी कोई नहीं है। अगर आप मानते हो कोई है तो ऐसा बहुत नामुमकिन होता है लोग, लेकिन कभी कभी हम अनहेल्दी हो जाते हैं कुछ मिनट के लिए, ये नॉर्मल है। 50% लोग मेंटल अनहेल्दी है। इसका रीजन ये, अनहेल्दी का मतलब ये नहीं कि मेजर डिसऑर्डर, नहीं, माइनर प्रॉब्लम जो छोटी मोटी सबकी लाइफ में आती है, जिसे आप डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करोगे और सही हो जाओगे। आपकी लाइफ में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके हम हेल्दी हो जाते हैं, वापस सही से सोच लेते हैं। या तो पॉजिटिवली सोचेंगे या नेगेटिवली सोचेंगे, या हमें कोई समझा देगा या हम किसी को समझा देंगे। ऐसा करते हुए 5-7 दिन थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है, उसके बाद अप एंड डाउन आता है और हम हेल्दी हो जाते हैं। ये बात मानते हो? तो मेंटल अनहेल्दी और हेल्दी में डिफरेंस क्या है? हम साइकोलॉजिकली क्यों बोलते हैं कि हेल्थ अफेक्ट करता है? व्हाट इज मेंटल हेल्दी पर्सन? द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंटल हेल्दी पर्सन क्या होता है? मेंटल हेल्दी पर्सन की मीनिंग क्या है? आप क्या समझते हो? आप क्या समझते हो? व्हाट इज मेंटल हेल्दी पर्सन? क्या है मेंटल हेल्दी पर्सन? क्या है? हु इज मेंटल हेल्दी पर्सन? कौन है? आप किस बेस पे बोलोगे ये मेंटल हेल्दी है, ये मेंटल अनहेल्दी है? आप कैसे बोलोगे? क्योंकि माइनर प्रॉब्लम तो होती है 50% लोगों को। कुछ लोग इसको ट्रीट करके सही कर लेते हैं, कुछ लोग माइनर से मेजर में चले जाते हैं, कुछ लोग इसको सही तरीके से ले लेते हैं, कुछ इसको बढ़ा देते हैं। तो सीधी सी बात होती है, ऐसा कोई भी पर्सन, ही और सी कैन एडजस्ट विद अनदर पर्सन, दैट्स कॉल्ड ए साइन ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन। अगर कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन, मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल, कोई भी दूसरों के साथ में अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, एडजस्टमेंट कर लेता है। मान लो आपको कहीं सफर करना है, जर्नी करना है, सीट में 3 जनों की जगह है, 4 जने आ गए, आप बिना अपना आपा खोए, बिना कुछ अपशब्द बोले उस जर्नी को सफलतापूर्वक अगर आप एंजॉय के साथ में पूरा कर लेते हो, तो ये एक पूरा नहीं, एक साइन है कि आप मेंटल हेल्दी हो। वरना यहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा भी तो कर सकते हो, या किसी एक को आप बाहर भी निकाल सकते हो सकता है सीट से आप लड़ाई करके भी बोल सकते हो। अगर आपको नहीं बैठाना है तो आप प्यार से भी बता सकते हो, लेकिन कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते।
he or she can adjust with another person, number 1. Number 2, he can meet the demand of life. he or she कोई भी अपनी लाइफ की डिमांड को पूरी करने की एक फिजिबल पॉसिबिलिटी रखता है। ऐसा नहीं है कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं। कोई भी पर्सन अपनी लाइफ की इसेंशियल थिंग्स को पूरी करने की, अपनी डिमांड को पूरी करने की सोशली एक्सेप्टेड वे से कुछ रखता है, इसका मतलब वो हेल्दी माना जाएगा, इसका मतलब वो हेल्दी माना जाएगा। तीसरी बात, he or she free from एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। लाइफ में किसके प्रॉब्लम नहीं आती, सबके आती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट टाइम, बहुत सारे टाइम में लोग प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मोस्टली। एक बार कोई प्रॉब्लम आ गई तो जिंदगी भर तक उसको लेके नहीं बैठना है। प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम अपनी मर्जी से आएगी, हैप्पीनेस अपनी चॉइस है। हैप्पीनेस कभी आती नहीं है, हैप्पीनेस लानी पड़ती है। प्रॉब्लम पूछ के नहीं आती, हैप्पीनेस पूछ के लाना पड़ता है। लाइफ में 2 सिचुएशन होती है, एक हैप्पीनेस, एक सैडनेस। सैडनेस ऑटोमेटिकली आता है, सिचुएशन ऑटोमेटिकली आती है, हैप्पीनेस हमें लाना पड़ता है, हमें लाना पड़ता है। कहीं से ऐसे करना, हैप्पी रहना सीखना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा हैप्पीनेस। तो ये सिचुएशन होती है, तो ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट। तीसरा, कल्चरल। क्या कल्चर से मैं इंसान हेल्दी अनहेल्दी हो सकता है? आप मानते हो? क्या आप ऐसा मानते हो कि कल्चर से पर्सन हेल्दी हो सकता है, कल्चर से पर्सन अनहेल्दी हो सकता है? बिल्कुल राइट, हो सकता है। कैसे हो सकता है बताओ, कैसे हो सकता है? मान लो किसी सोसाइटी में कल्चर है कि ये नॉर्म फॉलो करना है तो करना है। मान लो किसी सोसाइटी में अगर नॉर्म है कि आपको 10वीं क्लास से आगे नहीं पढ़ना है, और किसी और सोसाइटी में नॉर्म है कि नहीं तेरे को तो पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो बताओ जो बंदा 10th पास करने के बाद में उसके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है या नहीं है, उसके बाद भी 2 क्लासमेट है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। एक बंदा पोस्ट ग्रेजुएट करके कहीं अच्छी जगह पे लग गया, दूसरा 10th पास करके कैपेबल होते हुए भी वहां गांव में मजदूरी का काम करता है, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर का काम करता है, किसी शॉप ऑनर के नीचे सर्वेंट का काम करता है। तो वो बंदा जो कैपेबल था 10th क्लास में, जब दोनों क्लासमेट हुआ करते थे तो दोनों का लेवल बराबर था, दोनों की इंटेलिजेंसी बराबर थी, दोनों का इंटेलेक्चुअल पैटर्न बराबर था, दोनों में कॉम्प्रिहेंशन बराबर था, दोनों में समझदारी अच्छी थी। बट एक कहां है, एक कहां है? इसका मतलब एक के कल्चर ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, दूसरे का कल्चर ने उसको गवा दिया कि तुम आगे बढ़। तो कल्चर कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हेल्थ के लिए कल्चर एक कल्चर में होता है कि आपको ऐसे करना है, दूसरे कल्चर में होता है कि नहीं ऐसे करना है। आज की जनरेशन इस बात के लिए मानी जाती है कि कुछ लोग कल्चर की वजह से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग कल्चर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। ये मेंटल प्रेशर, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कल्चर की वजह से, कई बार सोशल रूल और रेगुलेशन नॉर्म्स के वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। इसके पीछे वजह कल्चर हो सकती है, एक वजह हो सकती है, हालांकि उसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं, लेकिन मेंटल अनहेल्थी पैटर्न भी माना जाएगा, हो सकता है। इकोनॉमी, क्या हेल्थ का इकोनॉमी के साथ में कनेक्शन है? ऑफ कोर्स, नो डाउट। क्या हेल्थ का इकोनॉमी के साथ में कनेक्शन है? क्या होता है? एक पर्सन जिसके पास पैसा है, पैसा सब कुछ तो नहीं है, ये तो आप मानते हो। क्या पैसे मरते समय साथ जाएंगे? ये भी बात सही है, नहीं जाएगा। तो क्या पैसे का हेल्थ से क्या कनेक्शन है? ये सारे पैसों का हेल्थ से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, पैसों का हेल्थ से कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है? पैसों से हेल्थ खरीदी नहीं जा सकती, बात सही है आपकी, लेकिन आप स्टार्टिंग में सोचें, आप इनिशियली सोचें, एक पर्सन है ए जिसकी एज है 20 साल, एक पर्सन है बी जिसकी एज है 20 साल। एक के पास में चढ़ने को गाड़ी है, रहने को घर है, अच्छी फैसिलिटी है, खाने को फुल न्यूट्रिशियस फूड है, अच्छे से खा रहा है, अच्छे से पी रहा है, अच्छे से पहन रहा है, अच्छे से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है, अच्छे से डांस कर रहा है, मेंटल अनहेल्थी नहीं है।
लोगों से मिल रहा है, बात कर रहा है, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं है। दूसरा, कहीं जा नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। इधर उधर जाए, उसके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है, अपनी फैसिलिटी का यूज नहीं कर सकता क्योंकि पैसे नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसे भी हेल्थ के लिए रोल क्रिएट करते हैं। पैसे सब कुछ तो नहीं है, मैं बता रहा हूं। पैसे जाने पे साथ तो नहीं चलेंगे, लेकिन जिंदा रहते तब तक जिंदा रहेंगे, तब तक पैसों से कुछ न कुछ तो काम हो सकता है। इसीलिए आपको जो भी लोग बोले ना कि क्या मरते दम तक पैसे साथ जाएंगे, क्या उनको बताना पैसे साथ तो नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो पैसों के बिना काम लगभग लगभग अब इम्पॉसिबल रहता है। होती है कि नहीं होती है? होती है। फिर आता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से हेल्थ का क्या कनेक्शन है? एक के चाचा विधायक है, एक खुद कभी देखा ही नहीं होता, क्या कभी जिंदगी में वोट नहीं डाला एक पर्सन, तो जिनके चाचा विधायक है, क्या वो ज्यादा चमचागिरी नहीं करेगा? क्या उसमें खून में उबाल नहीं आएगा? क्या वो तड़क भड़क नहीं रहेगा? क्या उनको ज्यादा ओवर मोटिवेशन नहीं रहेगा? क्या उनकी लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा? क्या वो मानेगा नहीं कि तेरा कोई काम हो तो मैं करवा लूंगा? क्योंकि उसको लगता है कि सरकार अपनी है, हमसे सरकार है। इसीलिए पॉलिटिक्स में भी हेल्थ का रोल है। इसका मतलब किसी का कोई न कोई कुछ न कुछ होता है तो इंसान हेल्थी रहता है। ये बात आप मानते हो? सही बात है। ये हो गया साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट होलिस्टिक। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज होलिस्टिक कॉम्प्लेक्स? होलिस्टिक का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबव कॉन्सेप्ट, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, फैमिली एंड साउंड। ये वर्ड याद कर लो चारों ही। होलिस्टिक का मतलब होता है ऑल ओवर। किसी भी पर्सन की बॉडी, किसी भी पर्सन का माइंड, किसी भी पर्सन का स्पिरिट, सब कुछ साउंड होना होलिस्टिक कहलाता है। सवाल आएगा, व्हाट इज होलिस्टिक कॉम्प्लेक्स? व्हाट इज होलिस्टिक कॉम्प्लेक्स या व्हाट इज होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ? ऐसा पर्सन जिसकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट, साउंड सब अच्छे से काम करे, उसको बोलेंगे होलिस्टिक। आया बात समझ में? ये याद कर लेना होलिस्टिक की डेफिनेशन क्या होती है। बायोलॉजिकल का मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज, इकोलॉजी इन्वायरमेंट, साइको सोशियल, और ये होलिस्टिक पढ़ लिया। अब आते हैं डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? फिजिकल, मेंटल, सोशल। बॉडी बराबर काम कर रही है, फिजिकल। सराउंडिंग वर्ल्ड के साथ में कैसा कनेक्शन है, मेंटल। सोशल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसी है लोगों के साथ में, मैं समझा चुका हूं। मैं आपको समझा चुका हूं व्हाट इज पर्सनल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लिख दिया। सराउंडिंग वर्ल्ड, सराउंडिंग वर्ल्ड के साथ में क्या, वही चीजें। लिख लिया क्या आपने? डायमेंशन का मतलब होता है पार्ट। डायमेंशन का मतलब होता है पार्ट। लिख लिया आपने? 3 4, आगे बढ़े। फिर हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी। देखो ये हो गए डायमेंशन। और कौन से डायमेंशन होते हैं? वोकेशनली होता है, इमोशनली होता है, वो सब होते हैं इमोशनल डायमेंशन। अब देखो नेक्स्ट, अब हेडिंग लगाओ आप, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। अब आप लगाओ हेडिंग। एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सा है, आपको यह समझना पड़ेगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे,
हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे ना। कम्युनिटी का एक बेसिक प्रीव्यू, कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है। मतलब क्या हुआ, कम्युनिटी के बारे में बेसिक ज्ञान। कम्युनिटी में क्या क्या है, मैं आपको 20 से 30 लाइनें लिखाऊंगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मतलब डेवलपमेंट, जैसे आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ा था, जीएनएम कब स्टार्ट हुई, बीएससी कब स्टार्ट हुई, एमएससी कब स्टार्ट हुई, पीएचडी कब स्टार्ट हुई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, वर्जीनिया हेंडरसन कौन है, जीन पपेल्यू कौन है, एडेप्टेशन मॉडल क्या है, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी क्या है, इसके बारे में पढ़ा था हमने। तो वैसे ही हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, हम कम्युनिटी पढ़ेंगे। तो कम्युनिटी पढ़ने से पहले हम 1 या 2 पेज में इसके ऊपर लगा देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट है, कोई भी डबल लाइन का क्वेश्चन नहीं है, सब पॉइंट है, हम पॉइंट पढ़ेंगे। 20 से 30 लाइनें हैं जो आपको बेसिक प्रीव्यू करवाएगी, बेसिक समझाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा पढ़ा दूंगा, बस समझाऊंगा कि कम्युनिटी में ये ऐसी चीजें होती है, सिर्फ एक लाइन में समझाऊंगा आपको। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो लिख दो हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी मेडिकेशन और फिर लगाओ हेडिंग। हेडिंग हो गई हमारी हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। अब एक एक पॉइंट लिखो, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है ताकि नेक्स्ट याद रहे। आप आज पढ़ रहे हो, आज से 2 साल बाद आपके यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर पढ़ेंगे, हो सकता है आपके कोई रिलेटिव पढ़ेंगे। तो अपने नोट्स को ऐसे प्रिपेयर करना है, आप 5 साल बाद भी पढ़ो तो आपको प्राउड फील हो। नोट्स ऐसे नहीं बनाना है कि आप 10 साल बाद पढ़ो तो आपको अच्छा ना लगे। आपको हमेशा ऐसा कुछ न कुछ रखना है। देखो, प्रिपरेशन कर रहे हो तो ईमानदारी से करनी है, मेहनत कर रहे हो तो ईमानदारी से करनी है। आप अगर आप किसी भी प्रकार की लापरवाही करते हो तो ये धोखा अपने खुद के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। और अगर आप खुद के साथ धोखा नहीं कर रहे हो तो सीधी सी बात यही है कि आपको कुछ न कुछ इसकी रॉयल्टी मिलेगी। अब आप लोग गलती क्या करते हो, आप रफ में बनाते हो। देखो, मुझे एक ही चीज है, मैं बता देता हूँ क्लियर। अपने नोट्स एकदम फेयर कॉपी में होने चाहिए, नोट्स के ऊपर कवर लगा होना चाहिए, कवर के ऊपर अच्छे से नाम लिखा होना चाहिए, कौन से टीचर ने पढ़ाया उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, नोट्स खुले खुले लिखने होने चाहिए, नोट्स के बीच में लाइन ही होनी चाहिए, हाइलाइटर आपके पास में होना चाहिए, हो सके तो हाईलाइट करके अलग पेन से टाइटल लगाना होना चाहिए। मतलब आप काम इंटरेस्ट से करोगे, ना तो रफ कॉपी में बनाओगे, ना पेपर में पढ़ोगे, ना पेपर को गोल गोल बनाओगे। आप पैसे खर्च करके अच्छा रजिस्टर खरीद के नोट्स बनाओ। जिंदगी में एक बार ही मौका मिलता है, अपने बाद बना लेना, अभी नहीं बनाना है, बनाना चाहे बाद में, लेकिन अपने नोट्स इतने अच्छे होने चाहिए आज से 20 साल बाद आपके बच्चे भी पढ़े तो बोले अच्छा मेरे पापा मम्मी बहुत इंटेलिजेंट थे, इसका मतलब उन्होंने पढ़ाई की है। वरना आज से 20 साल बाद आपके बच्चे पूछेंगे बताओ तो इसका एलसीएम क्या होगा, फिर आप बोलोगे हमें तो नहीं पता, फिर वही बोलेंगे मम्मी बन गई ये नहीं पता, पापा बन गए ये नहीं पता। फिर कैसा लगेगा खुद को, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बता रहा हूं मैं, जो भी काम करो ईमानदारी से करो, कल के दिन आपके बच्चों को आपके ऊपर प्राउड फील हो, उनको लगे माय गॉड माय पेरेंट्स आर यूनिक, उन्होंने इतनी मस्त पढ़ाई की, इतनी मस्त पढ़ाई की, इतनी मस्त पढ़ाई की कि मेरे को तो कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ रहा है, मेरे तो सारे ओके काम। तो आपको ऐसा काम करना है जैसे कि आपका कोई एग्जामिनर, आपके बच्चे आपको देखेंगे नोट्स। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूं, और मेरी उम्मीद, मुझे लगता है कि आप उम्मीद पे कायम भी रहोगे। हाँ, हर एक नोट्स, चाहे ओबीजी है, चाहे एमएसएन है, चाहे साइकेट्रिक है, चाहे पीडिया है, पर्टिकुलर कवर लगाओ, कलरफुल कवर लगाओ, इसके ऊपर अच्छे से एक स्टिकर लगाओ, अच्छे से टीचर का नाम लिखो, ताकि आप हमें भी तो 20 साल बाद याद करोगे। 20 साल बाद आपके बच्चे आपसे पूछेंगे ये कौन है टीचर, आप बताओगे हमने वहां से पढ़ाई की, जब हमारी जॉब लगी थी तब तुम मौज कर रहे हो। तो आप कम से कम अपनी कुछ मेमोरीज बनाओ, ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ इंटरेस्ट डेवलप कर सको। ऐसे नहीं है कि कुछ भी यहां लिख दिया रफ में,
15 दिन बाद पता ही नहीं चल रहा है कि ये नोट्स कम्युनिटी के है कि ओबीजी के है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप काम करो तो शिद्दत के साथ करो, अदरवाइज छोड़ दो। क्या करना है पढ़ के? बिना पढ़ने वाले क्या जीते नहीं है क्या? लोग बोलते हैं ना, चोंच दिए तो चुग्गा भी देगा। ऐसा चलो, या फिर काम करो तो शिद्दत से करो। दोनों चीजें हैं आपके पास। पैसे खर्च कर रहे हो, कोचिंग के पैसे दे रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, और फिर रफ में नोट्स बना रहे हो। बेवकूफ हो। कैसे समझाएं आपको? ऐसे नहीं करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग आपको, बिल्कुल नहीं। तो आप हेडिंग लगाओ, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। अब मैं पॉइंटों में समझाऊंगा आपको। सुनो, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, फाउंडिंग फादर ऑफ होम्योपैथी। अब मैं 3-4 चीजें बता रहा हूं, 3-4 चीजें बता रहा हूं, सुनो। फाउंडिंग फादर ऑफ होम्योपैथी, देखो मैं पॉइंटों में समझा रहा हूं आपको, मैं ज्यादा कुछ ऐसी बातें नहीं बता रहा हूं। सिंध होम्योपैथी के पापा कौन है? अब देखो, आपने एक चीज पढ़ी, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ये सब आयुष नाम सुना आपने? सिद्धा, तो आप उसके बारे में भी पढ़ोगे, उसके बारे में पढ़ोगे ना जी। फाउंडिंग फादर ऑफ होम्योपैथी, व्हाट इज होम्योपैथी? होम्योपैथी एक डिजीज, एक पैटर्न, एक साइंस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। उसके पापा, जैसे आप पढ़ते मेडिसिन के पापा कौन है, पीडियाट्रिक के पापा कौन है, सर्जरी के पापा कौन है, हर किसी के कोई ना कोई पापा होते ही है, हर किसी के पापा होते हैं, मम्मी भी होती है। वैसे ही होम्योपैथी के पापा कौन है? सैमुअल हैनमन। क्या नाम है? सैमुअल हैनमन। देखो, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आयुर्वेद का मतलब क्या होता है? हम कम्युनिटी पढ़ रहे हैं, और कम्युनिटी पढ़ के कहां जाएंगे? हम कम्युनिटी हेल्थ नर्स पढ़ रहे हैं, हमारी जॉब लगेगी। 80% लोग तो किधर जाएंगे? इधर सीएचओ वाली जॉब में जा रहे हैं। 20% लोग जो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे वो एम्स में जाएंगे। एम्स में लोग कहां से आएंगे? कम्युनिटी से आएंगे। तो आपको कम्युनिटी से आने वाले लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करवानी है। जो कम्युनिटी से लोग आएंगे उनको समझाना है। आपका आईपीआर डिसाइड करेगा कि आप कैसा अच्छा बोलते हैं। आपने कम्युनिटी में क्या पढ़ा, यह चीज डिसाइड करेगी कि आप कैसा बोलते हैं। आपने पढ़ने में क्या पढ़ा था, आपके पास में क्या माल है, ये पता चलेगा आपके बोलने से। आपके नॉलेज कितना रीगेन हो रखा है। जब चीजें आपके पास होगी तो आप शेयर कर पाओगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद के बारे में भी समझना पड़ेगा। तो आयुर्वेद का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ। अब एक बात सुनो, ये आयुर्वेद का मतलब है साइंस ऑफ लाइफ। तो ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बीमारी क्यों होती है? आपने सुना कभी अपने दादा से, अपने दादाजी से, दादी जी से, नाना जी से, नानी जी से, मम्मी से, पापा से कभी सुना कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बीमारी कैसे होती है? आयुर्वेद बताता है, मैं आयुर्वेद से स्टार्ट कर रहा हूं। आयुर्वेद बताता है जो डिजीज होती है वो त्रिदोष थ्योरी है। त्रिदोष का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेद वाले ये बताते हैं इस दुनिया में बीमारी होने के 3 कारण हैं। कितने कारण है? त्रिदोष। बीमारी 3 कारणों से होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। व्हाट इज 3 रीजंस? व्हाट इज 3 कॉज ऑफ द कॉजिंग डिजीज? द नंबर 1 क्या है? वात, पित्त एंड कफ। क्या नाम है? त्रिदोषा theory of the disease. The disease occur when there is disequilibrium between the Vat, Pit and Kaph. Vat means wind, Pit means gall, Kaph means mucus. आयुर्वेद ये बताता है कि किसी भी पर्सन को जो बीमारी होती है वो वात, पित्त और कफ में एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है। याद कर लेना, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा डिजीज कॉज्ड बाय एक्सेप्ट वात, पित्त, कफ एंड एक कुछ और दे देगा। आप सही कर लोगे? कर लोगे सही? ये क्वेश्चन सही हो गया, ये क्वेश्चन सही हो गया आपका। मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको। मैं बता रहा हूं 20-30 लाइनें लिखवाऊंगा आपको, उसके बाद अपन कम्युनिटी स्टार्ट करेंगे वापस। ये कम्युनिटी की हिस्ट्री है। हो गया? नेक्स्ट, सिद्धा सिस्टम का मतलब होता है अचीवमेंट। सिद्ध
किसी को सिद्धि मिल जाना। देखो एक होता है आयुर्वेद, एक होता है यूनानी, एक होता है नेचुरोपैथी, एक होता है और कुछ, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो सिद्धा का मतलब होता है अचीवमेंट, यूनानी का मतलब होता है ये कहां से बनी थी, ग्रीस से बनी थी। ये ह्यूमरल थ्योरी के ऊपर है। ह्यूमरल थ्योरी के मतलब पेशेंट 4 प्रकार का होता है। यूनानी सिस्टम के अकॉर्डिंग पेशेंट 4 प्रकार का होता है। ये आपके लिए होमवर्क है। अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम पेशेंट कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। आप साइकेट्रिक पढ़ोगे, आप साइकेट्रिक पढ़ोगे, साइकेट्रिक में पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ोगे। कौन से डिसऑर्डर पढ़ोगे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ोगे। और जब पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आप लोग देखोगे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आप लोग देखोगे सेंग्वाइन नाम का एक पर्सन होता है, फ्लेगमेटिस नाम का एक पर्सन होता है, कॉलेरिक नाम का एक पर्सन कैरेक्टर होता है, मेलेंकोलिक नाम का पर्सन होता है। वैसे ही ये आपके होमवर्क है। इसका मतलब क्या होता है मनाओ, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है मैं कल की क्लास में बता दूंगा। आज आपके लिए होमवर्क है, आप लोग खुद पढ़ोगे जाके, क्योंकि ये क्वेश्चन साइकेट्रिक में भी आएगा। व्हाट द मीनिंग ऑफ सिंग्वाइन, व्हाट द मीनिंग ऑफ फ्लेगमेटिक, व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉलेरिक, व्हाट द मीनिंग ऑफ मेलनकोलिक। समझ में आई बात। यूनानी के अकॉर्डिंग पेशेंट 4 प्रकार के होते हैं। या तो ऐसा होगा एकदम हरा भरा भारती सिंह जैसा, या एकदम दुबला पतला, या एकदम डिप्रेशन में, या बहुत ज्यादा बोलने वाला। मैंने चारों ही बता दिए, बट कौन सा किसका है ये आप बताओगे। इन चारों में एक तो है एकदम डिप्रेसिव पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट, एक है एक्सट्रोवर्ट, एक है भारती सिंह जैसा कॉमेडियन भारती सिंह जैसा गोल गोल, और एक है एकदम पतला सा। समझ में आ गई। अब कौन किसका कौन है आप लोग डिसाइड करोगे कल की क्लास। पढ़ के आना आगे, ठीक है। ये हो गया आपका यूनानी सिस्टम। फिर नेक्स्ट, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इज गिवन बाय लुइस पास्चर। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इज गिवन बाय लुइस पास्चर। देखो मैं लुइस पास्चर के बारे में बता रहा हूं अब, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है अगर ये इंपॉर्टेंट है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े तो इंपॉर्टेंट चीजें कैसे सॉल्व करेंगे। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया, जर्म का मतलब सिंगल कॉज थ्योरी। अब एक है टर्म वैक्सीनेशन, एक है वैक्सीन। क्या दोनों सेम है, नहीं, दोनों अलग है। वैक्सीनेशन और वैक्सीन दोनों अलग अलग है माय डियर। वैक्सीनेशन टर्म देने वाला पर्सन कोई और था, वैक्सीन टर्म देने वाला पर्सन कोई और है। इस दुनिया में पहली बार वैक्सीन वर्ड दिया लुइस पास्चर ने। कौन सी वैक्सीन सबसे पहले डिस्कवर की, एंथ्रैक्स बैक्टीरियल वैक्सीन है, रेबीज वायरल वैक्सीन है। एंथ्रैक्स वैक्सीन डिस्कवर करने वाले महानुभाव का नाम क्या था, लुइस पास्चर। रेबीज वैक्सीन डिस्कवर करने वाले महानुभाव का नाम क्या था, लुइस पास्चर। समझ आ गई दोनों बातें। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया, लुइस पास्चर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, लुइस पास्चर। द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, लेकिन कई बार ऑप्शन में नहीं होता तो हमें लुइस पास्चर मानना पड़ता है। द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज रॉबर्ट कोच, क्योंकि उसने टीबी का बैक्टीरिया दिया था, उसका डिस्कवर किया था। लेकिन वो ऑप्शन में कई बार होता नहीं है तो हमें लुइस पास्चर करना पड़ता है। पास्चुराइजेशन और स्टरलाइजेशन टेक्निक को डिस्कवर करने वाले पर्सन का नाम है लुइस पास्चर। सुनना कितने सवाल हो गए। स्टरलाइजेशन टेक्निक देने वाले पर्सन का नाम लुइस पास्चर। पास्चुराइजेशन जो मिल्क के लिए यूज करते हैं, अपन पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन में कहीं न कहीं, लुइस पास्चर। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी सेकंड ऑप्शन लुइस पास्चर आफ्टर रॉबर्ट कोच। वैक्सीन टर्म देने वाला लुइस पास्चर। एंथ्रेक्स वैक्सीन को डिस्कवर करने वाला लुइस पास्चर। रेबीज वैक्सीन डिस्कवर करने वाला लुइस पास्चर। जर्म थ्योरी डिस्कवर करने वाला लुइस पास्चर। माय गॉड, लुइस पास्चर के कितने क्वेश्चन बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट,
अब देखो ये है जर्म थ्योरी। अब मैं दो थ्योरी और, एक होती है जर्म थ्योरी। तीन प्रकार की डिजीज होती है, एक होती है मल्टीफैक्टोरियल कॉज, एक नंबर जर्म, दो नंबर मल्टीफैक्टोरियल, तीन नंबर स्पॉन्टेनियस। अब देखो तीन पर्सन थे, कितने पर्सन थे? तीन। अब सुनो आप, तीन प्रकार के पर्सन है। पहला लुईस पास्चर आया, उसने बोला बीमारी कोई भी हो किसी न किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। Any disease occur in this country due to one single microorganism that's called germ। किसने बोला? लुईस पास्चर ने बोला। अब थोड़े दिन बाद कोई और आ गए जिसका नाम था पैटन कोफर। क्या नाम था? पैटन कोफर। इन्होंने क्या बोला? ओए लुईस पास्चर सुनो, बीमारी एक कारण से नहीं होती, बीमारी के लिए मल्टीपल कारण रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मल्टीपल कॉज रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मल्टी फैक्टोरियल कॉज वजह से डिजीज होती है, सिर्फ एक से नहीं होती। ओ, लुईस पास्चर ने बोला ऐसा है क्या? हाँ। पैटन कोपर नाम के पर्सन ने बोला कोई भी डिजीज किसी एक सिंगल कॉज से नहीं होती, उसके लिए मल्टीपल रिस्क फैक्टर होना जरूरी है। अब देखो वो अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है। अब कोई भी पर्सन आके कोई भी बोल देता है, हम क्या करें? हमें तो पढ़ना पड़ेगा। अगर पूछेंगे कि लुईस पास्चर ने क्या बोला था, हम बोलेंगे सिंगल कॉज। पैटन कोपर ने क्या बोला था? मल्टीपल कॉज। फिर नंबर आ गए एरिस्टो। एरिस्टो ने क्या बोला? अरिस्टोटल बोलता जिसको अरस्तु, उसने बोला सुनो, बीमारी ना तो सिंगल कॉज से होती है ना मल्टीपल कॉज से होती है, ये तो अपने आप ही होती है, किसी को पता ही नहीं चलता, होने के बाद पता चलता है हो गई। मतलब क्या हुआ? एक ने बोला एक कॉज, एक ने बोला मल्टीपल कॉज, तीसरे ने बोला अपने आप स्पॉन्टेनियस कॉज। माय गॉड, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? तीन पर्सन आए, तीनों ने अलग अलग थ्योरी दी, हम किसको याद करें? आपको तीनों को याद करना है, आपको तीनों को याद करना है माय डियर, तीनों को। सही बात है या गलत बात है? सर सही बात है। चलो सही बात है तो आगे बढ़े, थोड़ा और आगे हो। मैंने क्या बोला था? एक टर्म थी वैक्सीन, एक है वैक्सीनेशन। अब देखो लुईस पास्चर और एक है एडवर्ड जेनर, दोनों में कंपटीशन है बहुत भारी। एडवर्ड जेनर ने बोला सुन, मेरी बात सुनो, वैक्सीन टर्म आप दे सकते हो लेकिन वैक्सीनेशन तो अपनी वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? अपनी वजह से होगा। टर्म वैक्सीनेशन इज गिवन बाय, उसने सिर्फ वैक्सीन टर्म दिया था, इसने वैक्सीनेशन टर्म दिया था। इसने एंथ्रेक्स और रेबीज को डिस्कवर किया था। इनके बाद पहले कौन है? ये। इसने इस दुनिया में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, डिस्कवर एक वैक्सीन दैट्स कॉल्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन 1798। इस दुनिया में पहली बार वैक्सीन किसने बनाई? एडवर्ड जेनर ने बनाई। कौन से बीमारी की बनाई? स्मॉल पॉक्स की बनाई। कौन सी बीमारी की बनाई? स्मॉल पॉक्स। फर्स्ट वैक्सीन डेवलप एडवर्ड जेनर। कौन सी? स्मॉल पॉक्स। कौन सी बीमारी की? स्मॉल पॉक्स। वो इस दुनिया से इरिडिकेट भी हो चुकी है। वैक्सीनेशन टर्म किसने दिया? एडवर्ड जेनर। इस दुनिया में द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, फर्स्ट एंटीबायोटिक, जब लोगों ने सोचा था डिस्कवर होगी डिस्कवर होगी डिस्कवर होगी, वो डिस्कवर हो गई। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड इन 19 सेंचुरी में, अब वो 20वीं सेंचुरी में हुई है। 1937 के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का एक पर्सन थे। क्या नाम थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन सा डिस्कवर किया? पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। पहली एंटीबायोटिक है, नाम है पेनिसिलिन। आपको याद हो रहा क्या?
संतोष कुमार पूछ रहे सर दोनों सेम है, सेम कहाँ है? एक वैक्सीन है और एक वैक्सीनेशन है। कहाँ सेम है? कुछ भी बोलते हो। ये वैक्सीन है, ये वैक्सीनेशन है, दोनों में फर्क नहीं है। आपको एक ही लग रहा। यही तो एग्जाम में आपसे गलती होती है। आपसे एग्जाम में गलती यही होती है, आप सेम को अलग समझते हो, अलग को सेम समझते हो। मैं क्या करूं बताओ अब आपका? सर टर्म वैक्सीन डिस्कवर बाई, ये पूरा लुइस पास्चर है। आगे समझ में? ग्रोथ चार्ट, छोटी छोटी चीजें मैं समझा रहा हूं। ग्रोथ चार्ट जो इन्फेंट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए यूज होता है। इसका दूसरा नाम होता है ऑल्सो नोन एज, ग्रोथ चार्ट का दूसरा नाम होता है रोड टू हेल्थ चार्ट, डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाय डेविड मोरली। कौन है? डेविड मोरली। कैलकुलेट वेट अकॉर्डिंग टू एज, ये क्वेश्चन है। क्या लिखा मैंने? पल्लव इक्वेशन पूछ रही है सर वैक्सीन और वैक्सीनेशन में डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। बट आप लोग कितना कंफ्यूज क्यों? आप सब बीएससी करके आए हो ना, जीएनएम करके आए हो ना, 15 साल स्कूल जाके आए हो ना। मैंने क्या बोला? हर पर्सन है अलग अलग। जैसे ये पल्लवी है, ये बोल दे कल के दिन मैं तो दिल्ली को आज से जोधपुर बोलूंगी, तो सवाल आ सकता है ना दिल्ली को जोधपुर किसने बोला था? फिर कल के दिन कोई और आ जाए, ये संतोष कुमार बोल दे सर मैं तो जोधपुर को दिल्ली बोलूंगा, तो क्वेश्चन आ सकता है जोधपुर को दिल्ली कौन बोल रहा है? तो आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पर्सन है। क्या वैक्सीन टर्म किसने दिया था? आप बोलोगे एडवर्ड, उसने लुइस पास्चर ने। वैक्सीनेशन टर्म किसने दिया था? लुइस वो एडवर्ड जेनर ने। तो आपको समझना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नेम। अब दोनों एक ही तो बात है, क्या फर्क है? एक वैक्सीन है और वैक्सीनेशन है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन नाम अलग अलग है। क्या कर सकते हैं, दोनों ने दिया है, हम क्या कर सकते हैं? हम मर्जी से चेंज कर सकते हैं क्या? अपन पढ़ते हैं ना कोई डेफिनेशन, ये डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग, तो वैसे ही पढ़ना है ये भी। ये नेक्स्ट लाइन सुनो, ग्रोथ चार्ट। एक बच्चा है, बच्चे का एक ऐसा चार्ट बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं वेट, एक तरफ लिखते हैं एज। जू जू एज बढ़ती है जू जू वेट बढ़ता है, बढ़ता है। जू जू एज बढ़ती है जू जू वेट बढ़ता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ चार्ट। क्वेश्चन क्या आएगा सुन लो, मेरा गला खराब मत करो। आप देखो मैं पूरा जोर लगा के बताता हूँ, फिर आप ऐसे सवाल पूछते हो जिससे कि मेरे को खुद को भी सोचता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे को कभी कभी खुद लगता है कि आप ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हो। मेरे को कभी कभी ऐसे लगता है कि ऐसे सवाल पूछ कैसे सकते हो आप। क्या आपको ऐसे सवाल पूछते समय कभी डाउट नहीं होता? देखो ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में बेसिक डिफरेंस क्या है? मैं क्या करूं बताओ? आपको कुछ समझाऊंगा तो भी आप शायद समझोगे कि नहीं समझोगे, मुझे नहीं पता। ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है, ऑफलाइन क्लास में किसी स्टूडेंट को कभी कोई समझ में नहीं आता ना, तो वो हैंड्स अप करके पूछता नहीं है, उसको पता है सबको आ गया। मैं अकेला हाथ खड़ा करूंगा तो बुरा लगेगा। 500 जनों की, जैसे मान लो 500 स्टूडेंट है क्लास में, अगर 10 जनों को समझ में नहीं आया तो वो 10 जने पूछेंगे नहीं, कभी नहीं पूछेंगे। क्यों? उनको लगता है
सबको आ गया समझ में। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, आप अपने रूम में अकेले बैठे हो, आपको इतना सा भी डाउट होगा तुरंत बोलोगे सर सर सर, ऐसे ही करोगे हर बात पे। क्यों, आप अकेले बैठे हो, आपके आसपास तो कोई है नहीं, आप साथ स्टूडेंट है नहीं। आपको लगेगा मुझे समझ में नहीं आया इसका मतलब किसी को भी नहीं आया, नहीं। समझ में नहीं आया तो पहले ट्राई करना है, पहले कोशिश करनी है, 2 बार पढ़ना है, उसके अगले दिन पूछ लेना है। मैं अगले दिन भी बता दूंगा, मैं अगले दिन भी बता दूंगा, डोंट वरी। ऑनलाइन में आपको डर भी नहीं लगता, ऑफलाइन में टीचर डांट भी देते हैं, टीचर को पता चल जाता है अच्छा ये स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत पूछता है, पढ़ता तो है नहीं, क्वेश्चन पूछता है। ऑनलाइन में हम क्या कर सकते हैं, हम वायरलेस थप्पड़ मार सकते हैं यहाँ से, लेकिन हमारी थप्पड़ आप तक पहुंचे कि न पहुंचे कोई गारंटी नहीं है। आप ऑनलाइन में कुछ भी पूछ लेते हो, कुछ भी ऑनलाइन में जो मर्जी आए वो पूछ लिया, नहीं पूछना कुछ भी, मस्त रह के पढ़ाई करो। ऐसा मत किया करो, आप समझदार हो ना सभी। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि आप बहुत ज्यादा समझदार हो। क्या आप मुझे गलत प्रूव करोगे, ऐसा लगता है आपको? मुझे तो पता नहीं, ऐसे लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत समझदार हो। सर बोलते हैं सर आप कमेंट नहीं पढ़ते, मैं कमेंट पढ़ता रहूंगा तो फिर पढ़ाएगा कौन? मैं इधर देखता रहूंगा कमेंट में, तो ऐसे नहीं देखूंगा तो आप क्या बोलोगे सर इधर क्यों देखते रहते हैं? इधर मेरे को कमेंट कभी कभी देखना पड़ता है, अदरवाइज आप क्या सोचोगे सर क्या ही बोलते रहते हैं, इधर ही देखते हैं। मेरे को पढ़ाना है, कमेंट नहीं देखने हैं। कभी कभी देख लेते हैं बीच में, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमेंट ही देखता रहूंगा आपके, कभी कभी देख लेंगे। क्लास खत्म होने के बाद 2 मिनट आपसे बात कर लेंगे, 2022 की खट्टी मीठी यादें शेयर कर लेंगे आपके साथ में, कैसा रहा आपके साथ में 2022, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट बोल सर आप ऑनलाइन में भी डांटते हो, नहीं डांटना मेरी फितरत है। जब आप सही से काम नहीं करोगे, ब्लड ग्रुप, अब इस क्वेश्चन को इधर आओ, ग्रोथ चार्ट, रोड टू हेल्थ चार्ट डिस्कवर्ड बाय डेविड मोरली। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ग्रोथ चार्ट को डेविड मोरली ने दिया था, इसका दूसरा नाम रोड टू हेल्थ चार्ट है। इसमें क्या मापते हैं? ऑप्शन ए हाइट अपॉन एज, ऑप्शन बी वेट अपॉन हाइट, ऑप्शन सी वेट अपॉन एज, ऑप्शन डी बॉडी मास इंडेक्स। मतलब क्या हुआ, ग्रोथ चार्ट में वेट को हाइट के साथ में, एज के साथ में, किसके साथ में? एज के साथ में। तो थोड़ा सा ब्लड ग्रुप किसने दिया? 1900 में एक पर्सन था, कार्ल लैंड स्टीनर। क्या नाम है? कार्ल लैंड स्टीनर नाम का एक पर्सन था, उसने ब्लड ग्रुप दिया था, उसने ब्लड ग्रुप के बारे में दिया था, बताया था। एक पर्सन था, कौन? नाम बताओ। जिंदगी का आनंद तो खट्टा खाने में, आपने नाम सुना है? सुना है नाम? एक पर्सन था, उसका नाम बताना है। एक पर्सन था, उसने बताया खट्टा खाने से, क्या खाने से? खट्टे फ्रूट्स खाने से स्क्रवी से प्रिवेंशन होता है। स्क्रवी इज ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी। कौन सी डेफिशिएंसी? विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी। स्क्रवी इज गम ब्लीडिंग। कौन सी ब्लीडिंग? गम ब्लीडिंग। स्क्रवी इज कौन से विटामिन की कमी? एस्कॉर्बिक एसिड की कमी। एस्कॉर्बिक एसिड किसका दूसरा नाम? विटामिन सी का नाम। ये कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। विटामिन सी हीट सेंसिटिव विटामिन होता है, हीट सेंसिटिव विटामिन होता है। ये वाटर सॉल्युबल तो है, ये क्या ही बताऊं मैं आपको, आप पढ़ के आए हो, 10th क्लास में पढ़ लिया होगा। तो सुनो, एक पर्सन था जिसका नाम था जेम्स लिंड। क्या नाम था? जेम्स लिंड। उसने क्या बताया? सुनो, एक पर्सन जिसका नाम था जेम्स लिंड, उसने क्या बोला? जैसे एक आपकी क्लास में से ही कोई एक पर्सन होता है जिसका नाम है जेम्स लिंड, वो बोलता है सुनो मैंने एक डिस्कवरी की है,
मैंने एक रिसर्च किया है। क्या रिसर्च किया? उसने बोला मैंने रिसर्च किया है कि अगर आप खट्टे खट्टे फ्रूट्स खाते हो तो आपकी बॉडी में स्क्रवी नहीं होगा, आपके गम में स्क्रवी नहीं होगा, गम ब्लीडिंग नहीं होगी। इसको डिस्कवर करने वाले पर्सन का नाम क्या था? जेम्स लिंड था। स्क्रवी क्या होता है? गम ब्लीडिंग का दूसरा नाम है। स्क्रवी कौन सी बीमारी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। ये वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, ये इम्यूनो बूस्टर है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। 3 विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ई सी ए। सबसे अच्छा ई, फिर सी, फिर ए। तो ये भी याद हो गया। फिर नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ येलो फीवर। येलो फीवर एक इंटरनेशनल बीमारी है। जब आप इंडिया से दुबई जाओगे, जब फ्रांस जाओगे, जब रूस जाओगे, जब यूक्रेन जाओगे, जब आप कनाडा जाओगे, तो आपको येलो फीवर की वैक्सीन लगानी पड़ती है। तो एक पर्सन था जिसका नाम था वॉल्टर रीड। क्या नाम था? वॉल्टर रीड। वॉल्टर रीड ने बताया कि येलो फीवर कैसे फैलता है। बस अभी इतना ही पढ़ेंगे हम, येलो फीवर पूरा पढ़ेंगे बाद में। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया, मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। मलेरिया का लाइफ साइकिल क्या होता है प्लाज्मोडियम का, इसके बारे में बताने वाले पर्सन का नाम था रोनाल्ड रॉस। क्या नाम था? रोनाल्ड रॉस। एक बुक थी जिसका नाम है कैनन ऑफ मेडिसिन, एविकेना। किसने लिखी थी? एविकेना। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कौन है बताओ? ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसके ऊपर। तो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। क्या नाम है? जोसेफ लिस्टर। एक बुक, बुक का नाम क्या है? सुनना इधर, एक बुक है, बुक का नाम है हवा, पानी, मकान, एयर, वाटर, प्लेसेज। हिप्पोक्रेटस ने लिखी थी, रिटन बाय हिप्पोक्रेटस। बुक का नाम क्या है? एयर, वाटर एंड प्लेसेज। क्या नाम है बुक का? एयर, वाटर एंड प्लेसेज। किसने लिखी? हिप्पोक्रेटस ने। हिप्पोक्रेटस कौन थे? द फादर ऑफ मेडिसिन। हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। हु इज हिप्पोक्रेटस? फादर ऑफ मेडिसिन। ये हिप्पोक्रेटस के बारे में लिखो आप। ये हिप्पोक्रेटस की लाइन है, फिर इसके बाद में सुश्रुत की लाइनें हैं, फिर जॉन स्नो की है, फिर एपिडेमायोलॉजी की लाइन है। इतना लिखो, तब तक मैं आया 2 मिनट में। फटाफट लिखो फास्ट।
चल रही क्लास, पूरी क्लास में हो ना। हाँ जी, ये लिख लिया आपने? क्या लिखा आपने? फादर ऑफ मेडिसिन। अब देखो हिपोक्रेटस के बारे में क्या क्या बोला गया। अब देखो, एक है हिपोक्रेटस और एक है जॉन स्नो। इनके बारे में एक सिमिलरिटी है, एक चीज सेम है। इसका भी एपिडेमायोलॉजी से कुछ न कुछ कनेक्शन है, इनका भी एपिडेमायोलॉजी से कुछ न कुछ कनेक्शन है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या मुझे सुन पा रहे हो आप लोग? हाँ, गुड। इन दोनों में एक सिमिलरिटी है। जॉन स्नो को मॉडर्न एपिडेमायोलॉजी का पापा बोला गया था, फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमायोलॉजी, लेकिन हिपोक्रेटिस को पहला एपिडेमायोलॉजिस्ट बोला गया है। देखो, आपकी जिंदगी में दो प्रकार के पर्सन आते हैं। एक जो जिंदगी में पहली बार आता है, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, एक आप हो, एक तो ये हो आप, यू। आपकी लाइफ में दो प्रकार के पर्सन आते हैं, पर्सन ए, पर्सन बी। पर्सन ए का मतलब क्या है? जो लाइफ में पहली बार आता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रू, पहली बार एपिडेमायोलॉजी के बारे में जिस किसी ने बताया, वो थे कौन? हिपोक्रेटस। वो कौन थे? हिपोक्रेटस, द फर्स्ट ट्रू एपिडेमायोलॉजिस्ट। एपिडेमायोलॉजी कहती है कि तू मेरा पहला है। फर्स्ट ट्रू एपिडेमायोलॉजिस्ट हिपोक्रेटस है। बट जॉन स्नो को हो गया ऐतराज, जॉन स्नो को हो गई जेलसी, जॉन स्नो को ऑब्जेक्शन हो गया। तो जॉन स्नो ने बोला द फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमायोलॉजिस्ट मैं हूं, हिपोक्रेटस का नाम नहीं ले सकते आप। आई एम द मॉडर्न एपिडेमायोलॉजिस्ट, आई एम द फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडेमायोलॉजिस्ट, नॉट हिपोक्रेटस। तो इस पर्सन ने बोला, इसने बोला वो पहला है, लेकिन तू मेरे लिए ग्रेट है, तू मॉडर्न है, तू एडवांस है, तू अभी है। द फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमायोलॉजी जॉन स्नो। जॉन स्नो इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट डॉक्टर, इज ग्रेटेस्ट डॉक्टर। क्या बोलते इसको? ग्रेटेस्ट डॉक्टर। समझ में आई बात? ये क्लियर हुआ? हिपोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला गया है। अब एक पर्सन थे सुश्रुत, क्या नाम था? सुश्रुत। अब सुश्रुत नाम का एक पर्सन था। अब एक बात बताना मेरे को, मैं एक चीज बताता हूं आपको। किसी भी पर्सन को कोई फ्रैक्चर हो जाए, कोई बर्न हो जाए, या फेस की इंजरी हो जाए, तीनों में क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं। तीनों में सर्जरी करते हैं। सर्जरी कौन सी करते हैं? फेस की इंजरी में क्या करते हैं? प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। फ्रैक्चर हो जाए तो भी सर्जरी करते हैं। अगर किसी का लिप्स ऊंचा नीचा है, किसी का नाक ऊपर नीचे है, किसी का कान टेढ़ा मेढ़ा है, किसी की आंख के ऊपर वाली स्टाई ऊपर नीचे है, तो हम क्या करते हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। तो सुश्रुत को द फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी, द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी बोला गया है। कि इंडिया में कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी और नॉर्मल होने वाली सर्जरी का पापा किसे बोला गया है? बोला गया है सुश्रुत को। किसको बोला गया है? सुश्रुत को बोला गया है। समझ में आई बात? कुछ पल्ले पड़ी? तो ये समझ आ गई। एक हिपोक्रेटस ऑल ओवर वर्ल्ड के मेडिसिन के पापा है। इंडियन की मेडिसिन के पापा है चरक। कौन है? चरक। जॉन स्नो ग्रेटेस्ट डॉक्टर, मॉडर्न एपिडेमायोलॉजिस्ट। अब जॉन स्नो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। जॉन स्नो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। एक बीमारी होती है जिसका नाम है कोलेरा। क्या नाम है? कोलेरा।
कौन सी बीमारी है? कोलेरा। एक बीमारी है जिसका नाम है कोलेरा, वो कॉन्टामिनेटेड वाटर से होती है। किससे होती है? कॉन्टामिनेटेड वाटर से होती है, मतलब फीको ओरल रूट से होती है। कौन से रूट से होती है? फीको ओरल रूट से होती है। कोलेरा एक बीमारी है जिसमें भयंकर डायरिया होता है, वो फीको ओरल रूट से होती है। इसको फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बोला गया इस बीमारी को। इस बीमारी को ये गंदे पानी से होती है। इसको पहली बार इस दुनिया में किसी ने बताया था, उस पर्सन का नाम था जॉन स्नो। तो जॉन स्नो, the person found the link between cholera and contaminating drinking water using spot maps. That's underline, highlight करो इसको। जॉन स्नो ने फर्स्ट टाइम बताया, जॉन स्नो ने फर्स्ट टाइम बताया कि जो कोलेरा होती है ये कॉन्टामिनेटेड वाटर के पीने से होती है। एक स्पॉट मैप के माध्यम से बताया। किसके मीडियम के थ्रू बताया? स्पॉट मैप के माध्यम से बताया। तो फर्स्ट टाइम जॉन स्नो showed the link between the contaminated water and the cholera through the spot map. याद रहेगा, याद रहेगा। और कोलेरा को, cholera is also known as, cholera is also known as father of public health. Father of public health. It is not a person. It is not a person. याद रखना, it is disease only. पापा भी कोई बीमारी हो सकती है क्या? हो सकती है। कोलेरा पब्लिक हेल्थ के पापा है, बट कोलेरा नॉट ए पर्सन, कोलेरा इज ए डिजीज। याद रखना ये बात, समझ लेना अच्छे से। ये सब लिख लिया आपने। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। अब देखो सारी लाइनें देखो, इतनी चीजें मैं बता रहा हूं एक साथ। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है गुडनेस, कल्याण। सोशल का मतलब होता है सोसाइटी। अब एक देखो समझने की बात है, बैरोमीटर का मतलब होता है मापना। जैसे आप इन्वायरमेंट का प्रेशर मापते हो, जैसे आप ईटी कफ का प्रेशर मापते हो, जैसे आप ब्लड प्रेशर मापते हो, वैसे ही इन्वायरमेंट का प्रेशर मापते हैं। उसके लिए हम जो एयर यूज करते हैं उसको बैरोमीटर बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। तो सोसाइटी में सोसाइटी की क्वालिटी को मापने के लिए कौन सी डिजीज का यूज किया जाता है? टीबी का। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है? तो इसके लिए एक रिसर्च हुआ था। रिसर्च में यह बताया गया कि कोई भी कम्युनिटी, कोई भी सोसाइटी, अगर उस सोसाइटी में टीबी के पेशेंट ज्यादा है, इसका मतलब उस सोसाइटी के लोगों का हेल्थ अवेयरनेस अच्छा नहीं है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, लोगों की क्वालिटी ऑफ हेल्थ लिविंग अच्छी नहीं है, लोगों में एजुकेशन नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग हेल्थ एजुकेशन के बारे में नहीं समझते, लोग पूरे ही अनएजुकेटेड है, लोगों का न्यूट्रिशन लेवल लो है। कहने का मतलब द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी लो in the social economical status in this type of community or society who are living in this particular region due to any tuberculosis। मतलब क्या हुआ? ट्यूबरक्लोसिस किसी भी सोसाइटी को उसके वेलफेयर को मापने का एक मात्र पैरामीटर है। बैरोमीटर का मतलब सोशल वेलफेयर को मापने के लिए कौन सी बीमारी का यूज लिया जाता है? टीबी का यूज लिया जाता है, पहली बात। दूसरा, स्लिम। एड्स एक वायरल बीमारी है, एक रेट्रो आरएनए वायरस है जिसमें सेल्यूलर इम्यूनिटी का लॉस होता है, टी सेल CD4 सेल कम हो जाती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। धीरे 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 पर्सन की इम्यूनिटी कम होती है और एक दिन पर्सन की इतनी इम्यूनिटी कम हो जाती है कि दूसरे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौका देख के उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं, जिसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसमें इंसान की धीरे धीरे इम्यूनिटी लॉस होती है, उसका वेट लॉस हो जाता है,
उसकी बॉडी से सबक्यूटेनियस फैट लॉस हो जाता है, उसको ककेक्सिया हो जाता है, उसको डायरिया होने लगता है, कंटिन्यू फीवर रहने लगता है, सॉर थ्रोट रहने लगता है, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है और एकदम पतला पर्सन हो जाता है, एकदम स्लिम। इसीलिए एड्स का दूसरा नाम होता है स्लिम डिजीज। काला आजार, स्किन के ऊपर काले चकत्ते आ जाते हैं, इसलिए इसको ब्लैक सिकनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक सिकनेस। ब्लैक डेथ, दुनिया में पहली बार जिसके लिए क्वारंटाइन वर्ड यूज किया गया था, दुनिया में पहली बार लोगों को आइसोलेट किया गया था, उस बीमारी का नाम है प्लेग। प्लेग एक बैक्टीरियल बीमारी है जिसकी वजह से महामारी फैली थी एक बार, भयंकर मौतें हुई थी, बहुत ज्यादा मौतें होने लगी थी, ब्लैक डेथ, काली मौतें। प्लेग का दूसरा नाम होता है ब्लैक डेथ, जो येस्टीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया होता है और फ्लिया के द्वारा ट्रांसमिट होने वाली एक डिजीज है। हम पढ़ेंगे आगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का दूसरा नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फीवर। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस ब्रेन की मेनिंग्स को इरिटेट करने वाली मेनिंजाइटिस जो मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, इसलिए इसको सेरिब्रोस्पाइनल बोलते हैं। ब्रेकबोन फीवर डेंगू का दूसरा नाम है हड्डी तोड़ बुखार। भयंकर पेन होता है लेकिन कभी भी एनाल्जेसिक नहीं देते क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करता है एनाल्जेसिक, याद रखना, हम आगे पढ़ेंगे। मंकी डिजीज, केएफडी का दूसरा नाम है मंकी डिजीज, काइस्टनूर फॉरेस्ट डिजीज। फाइव डे फीवर को बोलते हैं ट्रेंच फीवर। एट्थ डे फीवर का नाम है टिटनेस नियोनेट्रम। एट्थ डे डिजीज बोलते हैं इसको, फीवर नहीं बोलते, एट्थ डे डिजीज। टिटनेस नियोनेट्रम, ये क्या होता है? मेरे को कोई समझाएगा? आप कोई चाहो तो समझा सकते हो। व्हाट इज टिटनेस नियोनेट्रम? देखो, आपने पीडियाट्रिक में पढ़ा होगा 5C, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, स्टेराइल अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, पढ़ा है क्या? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पहले ये बता दो। अगर आपने पढ़ा है तो याद करो। स्टेराइल ब्लेड, स्टेराइल कोड, स्टेराइल सरफेस, स्टेराइल, वो सारी चीजें पढ़ी है आपने। अगर किसी भी पर्सन ने, किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने कोड कटिंग करते समय, न्यूबॉर्न बेबी का अम्बिलिकल कोड कट करते समय स्टेराइल टेक्निक को फॉलो नहीं किया, और आपको पता है कि टिटनेस का बैक्टीरिया सोइल में पाया जाता है, अनस्टेराइल सरफेस से बॉडी में टच हो जाता है और उसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 7 दिन से 10 दिन के बीच में होता है, और अम्बिलिकल कोड भी 8 दिन में टच के हट के दूर हो जाता है। तो कोड कट करने के लगभग 7-8 दिनों में बेबी को टिटनेस हो जाता है, उसको बोलते हैं टिटनेस नियोनेट्रम। तो कोड कट सही नहीं करने से, स्टेराइल तरीके से नहीं करने से कौन सी बीमारी होती है? एट्थ डे डिजीज। अडल्ट में होती है, उसको बोलते हैं टिटनेस। चूंकि ये न्यूबॉर्न में हो रही है इसलिए नाम दे दिया टिटनेस नियोनेट्रम। न्यूबॉर्न में हो रही है इसलिए नाम दे दिया नियोनेट्रम। 100 डे कप पर्टुसिस का दूसरा नाम है पर्टुसिस। पर्टुसिस पता है? वुपिंग कफ। कौन सा कफ? हम पढ़ेंगे। कोच फिनोमिना टीबी को बोलते हैं। टीबी का दूसरा नाम है कोच फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना? हैंसन डिजीज, लेप्रोसी, टीबी का छोटा भाई लेप्रोसी। हैंसन डिजीज लेप्रोसी को बोलते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। रुबुला मम्स को बोलते हैं, मम्स। किसको बोलते हैं? मम्स को। एक होता है रुबेला। क्या होता है? एक रुबेला। देखो मैं 3 नाम लिख रहा हूं। एक होता है रुबेला और एक होता है मीजल्स। फर्क है तीनों में, ये लिख लो फिर समझाता हूं आपको।
एक देखो, एक है रुबेला, एक है मीजल्स, एक है रुबुला। तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। रुबेला और मीजल्स में क्या है, कंपटीशन है। रुबेला के पेरेंट्स, मीजल्स के पेरेंट्स। रुबेला के पेरेंट्स ने क्या किया, अपने बेटे का नाम मीजल्स जैसा रखना चाहा, तो इन्होंने इसका नाम रख दिया, क्या रख दिया, जनरल मीजल्स। तो मीजल्स के पेरेंट को आ गया गुस्सा, मीजल्स के पेरेंट्स को गुस्सा आ गया कि इसने रुबेला का नाम जनरल मीजल्स रख दिया है। इसको गुस्सा, इसने बोला मैं भी अपना नाम बदलाऊंगा, और इसने इसका नाम रख दिया रूबियोला। तो मीजल्स का दूसरा नाम क्या है, रूबियोला। रुबेला का दूसरा नाम जनरल मीजल्स। अब यार रुबुला, मम्स को आ गया गुस्सा, मम्स ने बोला मैं भी ऐसा नाम रखूंगा जो इनके जैसा हो, तो मम्स का दूसरा नाम रख दिया, मम्स के पेरेंट्स ने रुबुला। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे हम लोग। अब और पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, 5-10 लाइनें और है, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे अपन लोग। तो आपको पता ही है कि हम लोग कम्युनिटी शुरू कर चुके हैं। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कम्युनिटी की, और अभी तो स्टार्ट हुआ है, थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है फिर। अच्छा, स्टूडेंट बोल रहे हैं मोटिवेशन फॉर न्यू ईयर 7:15 से अभी मेरी क्लास है, यूट्यूब पे आ जाना आप सभी। ठीक है, 1 घंटे की क्लास होगी यूट्यूब पे। वो है ना एक CHO अपनी क्लास चल रही, वही बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर CHO। ठीक है, ब्रेकबोन फीवर का दूसरा नाम है, डेंगू फीवर का दूसरा नाम है ब्रेकबोन फीवर, है ना। ठीक है, हाँ हैप्पी न्यू ईयर। अभी थोड़ी देर बाद मैं 15 मिनट वापस आता हूँ और आपको हैप्पी न्यू ईयर का मीनिंग समझाता हूँ।